रेशमी ने क्लाउड मून कृपाण के 2 टूटे हुए हिस्सों को देखा और धीरे से कहा, यह सही है। मैं भी यहाँ कुछ और के लिए आया था। अर्जुन देव ने रेशमी के हाव भाव को देखा और उसकी छाती कस गई। उसने पूछा, क्या आप इस क्लाउड मून कृपाण के लिए यहाँ हैं? यह दिव्य हथियार पहले से ही अपनी दिव्य प्रकृति खो चुका है, पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिकता खो चुका है। यह अब मूल्य का नहीं है। क्या आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं? मैं लूनर पैलेस में आधे संसाधनों का योगदान करने को तैयार हूं। रेशमी को मेघ चंद्रमा कृपाण को घूरते हुए देखकर अर्जुन देव ने सोचा कि चंद्रमहल बादल मून कृपाण को वापस लेना चाहता है, इसलिए वह जल्दी से बोल पड़ा। दरअसल अर्जुन देव के पास इस क्लाउड मून सेबर के लिए कोई प्लान नहीं था। वह बस कृपाण के इन 2 टुकड़ों को रखना चाहता था। मेघ चंद्रमा कृपाण के अंतिम रोने ने अर्जुन देव को एक बड़ा झटका दिया था। शायद यह वह श्रद्धा थी जो एक ब्लेड्समैन के पास कृपाण के लिए थी। वह बस इसे रखना चाहता था। हालांकि क्लाउड मून कृपाण को पहले स्थान पर अर्जुन देव द्वारा तोड़ने के लिए तैयार किया गया था, अर्जुन देव ही वह था जिसने अंत में व्यक्तिगत रूप से इसे तोड़ दिया। क्लाउड मून कृपाण को रखना इसकी भरपाई करने का उनका तरीका था। हालांकि ऐसा करना उसके दिल में अपराधबोध को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। रेशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता था कि क्या आप लूनर शैडो कृपाण और क्लाउड मून कृपाण के टूटे हुए टुकड़ों को एक नए उपदिव्य हथियार में विलय करने के इच्छुक हैं? अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाए। रेशमी का सुझाव अप्रत्याशित था। आगे सोचने पर, क्या यह लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर का इरादा था? रेशमी ने आगे कहा, अर्जुन देव, आपको अनुमान लगाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मास्टर महिसंद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यह उनकी मंशा है। उसने 2 चालें चलाईं। खुलकर वह कृशिव की बात मान ली। हालांकि गुप्त रूप से उसने आपको भी नहीं छोड़ा। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, वे वास्तव में देवता जाति द्वारा निगलने के लिए तैयार नहीं होंगे। अर्जुन देव को झटका लगा। यह लूनर पैलेस का पैलेस मास्टर वास्तव में अविश्वसनीय था। 2 चालें, एक प्रत्यक्ष और एक गुप्त, सभी संभावित अंत को ध्यान में रखते हैं। यह विशेष रूप से रेशमी के साथ कदम के साथ ऐसा था। अभी वह अब चंद्रमहल की शिष्या नहीं थी। यहां तक कि अगर वह अर्जुन देव की मदद करने के लिए आती थी, तो देवता दाव संघ चंद्रमहल के लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता था या कोई बहाना नहीं ढूंढ सकता था। यदि देवता दाव संघ सफल हो गया और वास्तव में सुप्रीम स्काई संप्रदाय को नष्ट कर दिया, तो चंद्रमहल अभी भी अच्छी स्थिति में होगा, पहले ही सार्वजनिक रूप से देवता दाव संघ के लिए समर्थन की घोषणा कर चुका है। यह सोचकर अर्जुन देव फूट फूट कर मुस्कुराए और बोले, आपका यह स्वामी चंद्रमहल की ओर से षड्यंत्र कर रहा है। हर कोई मोहरा बन सकता है। क्या उसने कभी आपकी भावनाओं के बारे में सोचा है? रेशमी ने धीरे से कहा, कृपया मेरे गुरु को दोष न दें, मेरे पास कभी नहीं है। जब कोई एक अलग स्थिति में होता है, तो किसी के विचार जो कोण लेते हैं वह स्वाभाविक रूप से अलग होता है। इसके अलावा इस बार मैं तैयार हूं। जब तक आप तैयार हैं, मेरे पास क्लाउड मून कृपाण को लूनर शैडो कृपाण में पूरी तरह से विलय करने का साधन है, ताकि क्लाउड मून कृपाण की विशेषताओं को पूरी तरह से सामने लाया जा सके। यह सुनकर अर्जुन देव गहरी सोच में आ गए। यह वास्तव में एक बड़ा प्रलोभन था। हालांकि उन्हें पहले अभिमा की राय पूछनी पड़ी। अभिमा, क्या आपको लगता है कि यह किया जा सकता है? अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने सिर हिलाया। यदि यह सिर्फ क्लाउड मून कृपाण को विलय कर रहा है, तो हम सहमत हो सकते हैं। दिव्य हथियार में आगे बढ़ने से पहले लूनर शैडो कृपाण को और बेहतर बनाना अच्छा है। अर्जुन देव को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, दोनों को मिलाने के बाद भी हम अभी भी चंद्र छाया कृपाण को एक दिव्य हथियार में नहीं उठा सकते हैं? स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण दिव्य हथियार होगा। या तो लूनर शैडो कृपाण एक दिव्य हथियार नहीं बनता है, या जब ऐसा होता है तो यह दिव्य हथियार रैंकिंग में चार्ज होता है। यह आपके जैसा है। या तो आप मार्शल सम्राट नहीं बनते हैं, या जब आप ऐसा करते हैं
तो आप मार्शल सम्राटों के बीच एक प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। अर्जुन देव अब समझ गए। ऐसा नहीं था कि वह नहीं कर सकती थी, लेकिन वह तैयार नहीं थी। अभी लूनर शैडो कृपाण एक अर्ध सम्राट की तरह था जो संचय इकट्ठा कर रहा था। वह ठीक था। अभी अर्जुन देव ने अभी भी दिव्य अस्त्र रखने की तैयारी नहीं की थी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। मैंने लूनर शैडो कृपाण के साथ इस पर चर्चा की है और वह सहमत हो गई। उस स्थिति में मैं मिस रेशमी को परेशान करूंगा। रेशमी ने कुछ सदमे में पलकें झपकाईं कि अर्जुन देव ने वास्तव में आइटम स्पिरिट के साथ हथियार के परिवर्तन पर चर्चा की। उसने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और मुस्कुराई। यह ठीक है, यह ठीक है। यह वास्तव में समस्याग्रस्त नहीं है। वह जो वास्तव में एक समस्या है वह छोटी बहन मनीषा मिहिर है। उसकी मदद के बिना मेरे लिए लूनर शैडो कृपाण और क्लाउड मून कृपाण को पूरी तरह से विलय करना बहुत मुश्किल होगा। मनीषा मिहिर ने कहा, यह ठीक है। जब तक मैं बड़े भाई अर्जुन देव की मदद कर सकती हूं, मनीषा मिहिर कुछ भी करने को तैयार है। अर्जुन देव ने दोनों महिलाओं की आंखों में ईमानदारी देखी और द्रवित महसूस किया। जीवन में एक करीबी महिला मित्र होने में सक्षम होना बहुत भाग्यशाली था। हालांकि अर्जुन देव के पास दो थे। उनका कहना था कि वह बेहद भाग्यशाली है। रेशमी ने कहा, गंवाने का समय नहीं है। आइए अब शुरू करें और इसे पूरा करें, इससे पहले कि देवता दाव संघ सुप्रीम स्काई संप्रदाय पर अपना अंतिम हमला शुरू करे। जब इस बात का जिक्र किया गया तो अर्जुन देव का दिल बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। सुप्रीम स्काई संप्रदाय और 3 पवित्र भूमि ने बहुत पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी। मार्शल सम्राटों के बीच झड़पें पहले ही कई बार हो चुकी हैं। जहां तक झड़पों का सवाल है, वे बिना कहे चले गए, लगभग हर पल हो रहे थे। हालांकि सभी के साथ सुप्रीम स्काई प्राइम ने किले को दबाए हुए रखा। हालांकि 3 पवित्र भूमि को लाभ था, उन्होंने वास्तव में सुप्रीम स्काई संप्रदाय के साथ आमने सामने संघर्ष करने की हिम्मत नहीं की और एक बड़ी निर्णायक लड़ाई नहीं हुई थी। हालांकि देवता दाव संघ की स्थापना के बाद सुप्रीम स्काई संप्रदाय के साथ स्थिति तुरंत बदल गई। एक बार जब देवता दाव संघ विधिवत स्थापित हो जाएगा तो अंतिम निर्णायक लड़ाई शुरू हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, सुप्रीम स्काई संप्रदाय पूरे कुनलुन क्षेत्र पर शासन करने के अपने रास्ते पर देवता दाव संघ का सबसे बड़ा दुश्मन था। अब देवता दाव संघ के गठन को 2 महीने बीत चुके थे। वह दिन पहले से ही निकट आ रहा था। शायद यह 1 महीने में होगा, शायद कल भी। अर्जुन देव का भाग्य सर्वोच्च आकाश संप्रदाय के साथ घनिष्ठ रूप से अन्योन्याश्रित था। एक बार सुप्रीम स्काई संप्रदाय गिर गया तो वह भी आपदा से पीड़ित होगा। उसकी किस्मत प्रभावित होगी, नीचे की ओर सर्पिल में जा रही है। रेशमी, आपको कब तक चाहिए? अर्जुन देव ने पूछा। रेशमी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें लगभग 7 दिनों की आवश्यकता होगी। आखिरकार यह सिर्फ एक विलय है और एक नया दिव्य हथियार नहीं बनाना है। इसके अलावा मनीषा मिहिर की बुक ऑफ हेवनली वर्क्स ने मेरी मदद की, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। 7 दिन। मुझे उम्मीद है कि इन 7 दिनों में सुप्रीम स्काई संप्रदाय को कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को निकाली और रेशमी को सौंप दी। उन्होंने कहा, आप दोनों 2 कृपाणों को मिलाने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इन 7 दिनों के दौरान मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। जबकि अर्जुन देव ने कृपाणों को मिलाने पर काम करने वाली 2 महिलाओं की रक्षा की, कुनलुन महाद्वीप के देवलोक डोमेन में कुछ घटनाएं सामने आईं। अभी सुप्रीम स्काई प्रांत, सुप्रीम स्काई संप्रदाय के क्षेत्र में कोई आम लोग नहीं बचे हैं। सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने उन्हें अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था। इसी तरह आसपास के कुछ प्रांतों में कोई आम लोग भी नहीं बचा था। स्वाभाविक रूप से कारण बिना कहे चला गया। 3 पवित्र भूमि और सर्वोच्च आकाश संप्रदाय के बीच युद्ध पहले ही प्रारंभिक झड़पों से चौतरफा युद्ध तक आगे बढ़ चुका था। इतने बड़े पैमाने पर इसने प्रांत के आसपास के हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को प्रभावित किया। आम लोगों को जीवित रहने में कठिनाई होगी। सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने अपने शिष्यों को सुप्रीम स्काई प्रांत में विभिन्न आकारों के सभी शहरों की रक्षा के लिए भेजा था। यदि कोई आकाश से देखता है
तो उसे एक विशाल संरचना की खोज होगी जो केंद्र के रूप में सुप्रीम स्काई सिटी के साथ बाहर की ओर फैली हुई है। संरचनाओं के भीतर संरचनाएं थीं, परतों पर परतें। कुल मिलाकर संरचनाओं की कुल 18 परतें थीं। शहर, पहाड़ और नदियां संरचनाओं के महत्वपूर्ण नोड्स थे। ये नोड्स थे जहां सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने 3 पवित्र भूमि के साथ लड़ाई लड़ी थी। यदि 3 पवित्र भूमि संरचनाओं को तोड़ना चाहती थी, तो उन्हें पहले इन विभिन्न नोड्स को नष्ट करने की आवश्यकता थी। हालांकि, यदि सर्वोच्च आकाश संप्रदाय की रक्षा करना चाहता था, तो उन्हें जितना हो सके उतने नोड्स की रक्षा करने की आवश्यकता थी। कोई भी लड़ाई की तीव्रता की कल्पना कर सकता है। संरचनाओं की कई परतों का केंद्र, जिस स्थान पर वे रक्षा करते थे, वह सुप्रीम स्काई सिटी था, जहां सुप्रीम स्काई संप्रदाय स्थित था। वह भूमि थी जहां संप्रदाय का भाग्य लंगर डाला गया था। एक बार जब सुप्रीम स्काई सिटी नष्ट हो गई, तो पूरे संप्रदाय का भाग्य बिखर जाएगा। इसका भाग्य अब मौजूद नहीं रहेगा। संप्रदाय के सभी शिष्य प्रभावित होंगे। सौभाग्य से, जबकि 3 पवित्र भूमि ने कड़ी मेहनत की, वे 18 संरचनाओं की केवल बाहरी 3 परतों को तोड़ने में कामयाब रहे। इसके अलावा सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने पलटवार भी किए। झगड़े भयंकर थे। व्हाइट एम्परर सिटी, फीनिक्स के पैशन पैलेस और डिवाइन मार्शल गेट के शिष्य सुप्रीम स्काई प्रांत की सीमा के चारों ओर घनी स्थिति में थे। उन सभी ने अलग अलग रंगों की वर्दी पहनी थी। बेशुमार संख्या में युद्धपोतों ने आकाश को भर दिया, सूरज को अवरुद्ध कर दिया, एक विशाल छाया डाली। कई युद्धपोतों के बीच 3 अविश्वसनीय रूप से विशाल सम्राट ग्रेड युद्धपोत थे: डिवाइन टाइगर युद्धपोत, दिव्य फीनिक्स युद्धपोत और दिव्य कछुआ युद्धपोत। ये 3 पवित्र भूमि के प्रमुख थे और इनका उपयोग अपराध और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था। हालांकि, अब तक 3 पवित्र भूमि ने इन्हें अपने तुरुप के पत्तों के रूप में रखा और शायद ही कभी उनका इस्तेमाल किया। फीनिक्स के पैशन पैलेस के डिवाइन फीनिक्स युद्धपोत पर 3 पवित्र स्वामी एक साथ इकट्ठे हुए। विभिन्न पवित्र भूमि के मार्शल सम्राट अपने अपने पवित्र गुरुओं के पीछे खड़े थे, भारी भयानक आभा बिखेर रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि प्रत्येक पवित्र भूमि में कम से कम 10 मार्शल सम्राट थे। उनके गहरे संचय को देखने में स्पष्ट था। इतनी ताकत के बावजूद कई मार्शल सम्राटों में से किसी ने भी कोई अहंकार नहीं दिखाया। इसके बजाय उनके पास गंभीर भाव थे, जिससे वर्तमान माहौल बहुत दमनकारी महसूस हुआ। व्हाइट टाइगर होली मास्टर ने आह भरी, 3 महीने पहले ही बीत चुके हैं। हमारे संप्रदायों के सभी मार्शल सम्राटों की कुल संख्या पहले से ही 5 से अधिक है। जहां तक अर्ध सम्राटों और मार्शल संतों का सवाल है, और भी अधिक लोग मारे गए, एक बेशुमार संख्या। अप्रत्याशित रूप से इस सुप्रीम स्काई संप्रदाय से निपटना बहुत मुश्किल है। 3 पवित्र गुरुओं के दबाव में थंडर सॉवरिन थंडर और लाइटनिंग पैलेस के अलावा पूरे देवलोक डोमेन में किसी अन्य संप्रदाय ने सुप्रीम स्काई संप्रदाय का समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि, सुप्रीम स्काई संप्रदाय के पास एक प्राइम था, इसलिए किसी भी संप्रदाय ने 3 पवित्र भूमि के साथ सुप्रीम स्काई संप्रदाय पर हमला करने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि अगर सुप्रीम स्काई संप्रदाय नष्ट हो गया था, तो यह पता लगाना आसान होगा कि सुप्रीम स्काई प्राइम निश्चित रूप से जीवित रहेगा। इसी तरह वह उनसे बदला लेने की क्षमता रखेगा। 3 पवित्र भूमि के अलावा, जिसमें गहरा संचय था, किसी अन्य संप्रदाय ने प्राइम को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। सुप्रीम स्काई संप्रदाय और थंडर और लाइटनिंग पैलेस में संयुक्त रूप से केवल 8 मार्शल सम्राट थे, जो पवित्र भूमि में से एक के बराबर भी नहीं थे। संचय के मामले में ये दोनों संप्रदाय देवलोक डोमेन की 3 पवित्र भूमि से बहुत कम थे। दुर्भाग्य से 3 पवित्र भूमि के लिए सुप्रीम स्काई संप्रदाय का एक प्राइम था। तीनों पवित्र गुरुओं को व्योमनाथ के साथ बराबरी पर लड़ने से पहले एक साथ काम करना पड़ा। इसके अलावा व्योमनाथ जब चाहे तब जा सकते थे, वे उसे बिल्कुल भी विलंबित नहीं कर सकते थे। उसके ऊपर सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने भौगोलिक लाभ प्राप्त किया और रक्षात्मक संरचनाएं थीं। हमलावरों और रक्षकों के बीच स्पष्ट रूप से हमलावर अधिक दबाव में होंगे। पिछले 3 महीनों से भले ही 3 पवित्र भूमि ने ऊपरी हाथ बनाए रखा, सुप्रीम स्काई संप्रदाय को तब तक दबाए रखा जब तक कि वह पलटवार नहीं कर सका, वे सुप्रीम स्काई संप्रदाय को भी नहीं हरा सके। इसके बजाय 3 पवित्र भूमि को भारी नुकसान हुआ।
5 से अधिक मार्शल सम्राटों की मृत्यु हो गई थी। 3 पवित्र भूमि अकथनीय रूप से पीड़ित थीं। यदि वे हमला करना जारी रखते हैं, भले ही उन्होंने सुप्रीम स्काई संप्रदाय को नष्ट कर दिया हो, तो उन्हें गंभीर नुकसान होगा। वे बस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हालांकि 3 पवित्र गुरु, जो देवता दाव संघ में शामिल हो गए थे, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। तीर पहले ही धनुष छोड़ चुका था, इसे वापस नहीं ले जा रहा था। उन्हें सुप्रीम स्काई संप्रदाय को नीचे ले जाने की जरूरत थी। देवता दाव संघ के लोग अभी तक यहां क्यों नहीं हैं? फीनिक्स के पैशन पैलेस के एक बुजुर्ग ने बहुत दुखी होकर पूछा। वे 2 महीने पहले देवता दाव संघ में शामिल हो गए, लेकिन उन्होंने अभी भी कोई सुदृढ़ीकरण नहीं देखा था। ये शब्द वही थे जो कई बुजुर्ग सोच रहे थे। वे सभी चिंतित थे कि गिरने वाला अगला व्यक्ति खुद ही हो सकता है। जो जितना मजबूत था, उतना ही अधिक व्यक्ति अपने जीवन को संजोता था। हालांकि 3 पवित्र भूमि ने देवता दाव संघ में शामिल होने के बाद अपने हमलों को कम कर दिया, फिर भी मार्शल सम्राट कभी कभी गिर गए। डर महसूस करने से बचना मुश्किल था। सिंदूर पक्षी संत गुरु ने कहा, आपको इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवता दाव संघ के संगठन के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। उन्हें इस बात पर चर्चा करने की आवश्यकता है कि लाभों को कैसे विभाजित किया जाए और फील्ड रेस के स्पिरिट फॉक्स किंग के साथ साथ घोस्ट रेस के कुछ अस्थिर कारकों से सावधान रहें। देवता दाव संघ अभी तक कोई कदम नहीं उठा रहा है। जब वे ऐसा करेंगे, तो वे निश्चित रूप से सर्वोच्च आकाश संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। अचानक सिंदूर पक्षी पवित्र गुरु, जो बोल रहे थे, की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं जैसे कि वह किसी के साथ संवाद कर रहा हो। थोड़ी देर बाद सिंदूर पक्षी पवित्र गुरु ने अपनी आंखें खोलीं, उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। आदेश पारित करें। सभी पवित्र भूमि के किसानों से कहें कि वे हमला करना बंद कर दें और उन नोड्स की रक्षा करें जिन पर हम पहले से ही कब्जा कर चुके हैं। 3 दिनों तक कोई कदम न उठाएं। बस कछुआ करो और बचाव करो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उन्होंने उपस्थित सभी बुजुर्गों के बीच चौंकाने वाली चर्चा शुरू कर दी। पवित्र गुरु, क्या देवता दाव संघ अपने रास्ते पर हैं? कोई पूछने से खुद को रोक नहीं सका। सिंदूर पक्षी संत गुरु ने उदासीनता से कहा, इतना पूछने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप सभी वापस ले सकते हैं। बस चुपचाप समाचार का इंतजार करें। हालांकि इन बुजुर्गों को नहीं पता था कि खबर क्या है, कम से कम उन्हें अभी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी। यह दुर्लभ आराम अच्छी खबर थी। इन सभी बुजुर्गों के चले जाने के बाद व्हाइट टाइगर होली मास्टर और ब्लैक कछुआ पवित्र गुरु ने पूछा, स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु ने क्या कहा? क्या वे कोई कदम उठाने जा रहे हैं? वे तीनों 9वें स्वर्ग के सार्वभौम मार्शल सम्राट थे। उन्होंने समस्या को अलग अलग कोणों से देखा, उन मार्शल सम्राटों की तुलना में बहुत आगे के दृष्टिकोण से जो अभी अभी चले गए थे। वे देवता दाव संघ की सुस्ती से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। सिंदूर पक्षी पवित्र गुरु की मुस्कान गायब हो गई। उसने उदास होकर उत्तर दिया, 2 समाचार हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि देवता जाति के हस्तक्षेप के साथ भूत दौड़ और लाश दौड़ के आंतरिक संघर्ष मूल रूप से सुलझ गए हैं। देवता दाव संघ का गठन लगभग पूरा हो चुका है और वे 3 दिन बाद देवलोक डोमेन में पहुंचेंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि देवता दाव मित्र देशों की सेना में निश्चित रूप से घोस्ट रेस और कॉर्प्स रेस के विशेषज्ञ होंगे। तो फिर बुरी खबर क्या है? बुरी खबर का जिक्र करते ही सिंदूर पक्षी के पवित्र गुरु की अभिव्यक्ति कुछ भद्दा हो गई। हालांकि उन्हें अभी भी अंत में यह कहना था। बुरी खबर यह है कि स्वर्गीय तारों वाले महासागर में दिव्य बेटी तान्या की गतिविधियां आमतौर पर विफल रहीं। वह बच्चा अर्जुन देव स्वर्गीय तारों वाले महासागर की कई पवित्र भूमि का समर्थन प्राप्त करने में कामयाब रहे। क्या? अन्य 2 पवित्र गुरुओं ने अनैच्छिक रूप से कहा, कुछ हद तक चौंक गए। देवता दाव संघ की गति पहले से ही बन चुकी थी, फिर भी उन स्वर्गीय तारों वाले महासागर पवित्र भूमि ने वास्तव में विरोध करने का साहस किया। हालांकि सौभाग्य से अर्जुन देव चंद्रमहल को मनाने में कामयाब नहीं हुए। इसके अलावा लूनर पैलेस के पैलेस मास्टर ने वादा किया कि जब तक सुप्रीम स्काई संप्रदाय नष्ट हो जाता है,
वे तुरंत देवता दाव संघ में शामिल हो जाएंगे, वर्मिलियन बर्ड होली मास्टर ने एक विराम के बाद कहा। व्हाइट टाइगर होली मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह लूनर पैलेस का पैलेस मास्टर अभी भी हमेशा की तरह चतुर है। हालांकि चंद्रमहल में वास्तव में ऐसी स्थिति रखने की ताकत और संचय है। ब्लैक कछुआ होली मास्टर ने व्हाइट टाइगर होली मास्टर की राय से सहमत होकर थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को याद किया तो उन्हें लगा कि यह अजीब है। यह साथ ही अर्जुन देव वास्तव में एज्योर सम्राट का वंशज है। यह सोचना कि वह बहुत भयानक है। ऐसा लगता है कि सभी रिट्रीट को काटने और कृशिव को भाग्य का पसंदीदा बनाने के लिए एक साथ काम करने का हमारा कदम सही निर्णय है। यह सही है। अगर हम वास्तव में उसे मार्शल सम्राट के पास जाने देते हैं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। 10,000 साल पहले एज्योर सम्राट ने हमें घोड़ों और गायों की तरह माना। हमारी 3 पवित्र भूमि बिल्कुल भी इसका अनुभव नहीं कर सकती है। सिंदूर पक्षी पवित्र गुरु की आंखों में एक भारी जानलेवा इरादा चमक उठा। उनकी आवाज ठंडी थी क्योंकि उन्होंने आगे कहा, इसलिए हमें इस सर्वोच्च आकाश संप्रदाय को नष्ट करना चाहिए। हमें उसकी किस्मत को काट देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कभी भी मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ सके। रिफाइनिंग द्वीप पर रिफाइनिंग पवेलियन में, जो पहले हेवनली स्टार आइलैंड के समुद्री क्षेत्र में झुलसाने वाला फ्लेम आइलैंड था, मनीषा मिहिर और रेशमी वर्तमान में क्लाउड मून सेबर और लूनर शैडो सेबर को मिलाने पर उत्सुकता से काम कर रहे थे। रिफाइनिंग पवेलियन के बाहर अर्जुन देव के अलावा कोई और नहीं था। जल्द ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान अर्जुन देव निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने इस समय का उपयोग चरम कृपाण हड़ताल पर ध्यान करने के लिए किया जो उन्होंने दिव्य हथियार अनावरण समारोह के दौरान भेजा था। कृपाण की उस हड़ताल ने उसे एक अत्यंत अद्भुत एहसास दिया था। यह पहले से ही अंतरिक्ष की स्थिति की सतह को स्किम कर चुका है। जब अर्जुन देव ने कृपाण घुमाई तो उन्होंने सीधे अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए कृपाण का इस्तेमाल किया। उसे अब अंतरिक्ष की उपस्थिति महसूस नहीं हुई। वह स्पष्ट रूप से अभी भी इसमें था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वह इसके बाहर था, एक अत्यंत गहरा एहसास। तब से उन्होंने कई बार इस भावना को दोहराने की कोशिश की थी। पहले की तरह उसने अभी भी उस चरम कृपाण हड़ताल का उपयोग करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को मिला दिया। हालांकि वह कृपाण को नियंत्रित करने वाले स्थान की भावना प्राप्त करने में विफल रहा, जैसे कि यह कभी प्रकट नहीं हुआ था। उस दिन से कई मार्शल सम्राट उस कदम की गहराई के बारे में सलाह लेने आए थे। अर्जुन देव ने कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने ईमानदारी से इन लोगों को कृपाण डोमेन पर अपनी राय बताई। साथ ही उन्होंने इन मार्शल सम्राटों के साथ अपनी शंकाओं और भ्रमों को भी साझा किया, सूचनाओं का आदान प्रदान किया। कई अलग अलग मार्शल सम्राटों के साथ खुलकर बातचीत करने के बाद अर्जुन देव ने कई अद्भुत दृष्टिकोण देखे। इससे उन्हें काफी फायदा हुआ। कोई व्यक्ति कितना भी स्मार्ट क्यों न हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जो किसी की सफलता में बाधा डालने वाला महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद, हालांकि अर्जुन देव को कृपाण के साथ अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की वह स्थिति नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा कृपाण क्षेत्र में विलय करने के साथ एक परिचित प्राप्त किया। उन्होंने इस कृपाण हड़ताल को एक नाम दिया, शून्य ब्रेकिंग स्टांस। शब्द ब्रेकिंग कृपाण डोमेन की उनकी पिछली समझ के टूटने के साथ साथ टूटने के बाद इसके पुनर्निर्माण, एक नए दाव के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन देव के मन में एक अस्पष्ट विचार था, जो उन्होंने एक नई कृपाण तकनीक बनाने के लिए जो कुछ भी सीखा था, उसे संयोजित करने की तैयारी कर रहे थे। वह कृपाण तकनीकों के सभी रहस्यों को मिला देगा जिन्हें वह कृपाण तकनीकों के इस सेट में समझता था। इस कृपाण तकनीक को पहली चाल के रूप में इस शून्य ब्रेकिंग रुख के साथ निर्दोष कृपाण तकनीक कहा जाएगा। जहां तक कितनी चालें होंगी, यह भाग्य पर निर्भर था और इसे मजबूर नहीं किया जा सकता था। अर्जुन देव क्रॉसलेग्ड बैठ गए और उन सभी कृपाण तकनीकों का विश्लेषण किया जो उन्होंने अतीत में सीखी थीं, उन्हें अपने दिमाग में अनुकरण किया। कई साल पहले उन्होंने अपनी खुद की कृपाण तकनीक बनाना शुरू किया। वह पूर्ववर्तियों की कृपाण तकनीकों को भी बदल देगा ताकि उन्हें अपना बना लिया जा सके। इस तरह उनकी वुकुई कृपाण तकनीक, रशिंग थंडर चॉप, फॉर सीजन कृपाण तकनीक और लाइटनिंग क्लेश कृपाण तकनीक आई।
यह बहुत थका देने वाला लग रहा था और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा सफलता की गारंटी नहीं थी। कई वर्षों के बाद जब अर्जुन देव उसी रास्ते पर चले जो उन्होंने पहले किया था, तो उन्होंने इस तथ्य का जश्न मनाया कि उन्होंने तब ऐसा किया था। जब सूरज डूब गया तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि की रेखा में एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया। जैसे ही काली बिंदी नजदीक आई, वह एक महिला की नरम और सुंदर आकृति में बदल गई। यह उनकी पहली बड़ी बहन वैदेही थी। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाईं और जल्दी से उठ गए। अगर पहली बड़ी बहन इस समय दौड़ी तो कुछ जरूरी हुआ होगा। पहली बड़ी बहन, क्या गलत है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अर्जुन देव ने अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जल्दी से पूछा। वैदेही के चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने समझाया, देवता दाव संघ के विभिन्न गुट 3 दिन पहले सुप्रीम स्काई प्रांत में एकत्र हुए थे। क्रूर हमलों के एक दौर के बाद 18 संरचनाओं की बाहरी 9 परतें टूट गईं। क्या? यह खबर सुनते ही अर्जुन देव चौंक गए। अंत में जिस चीज के बारे में वह चिंतित था वह पहले से ही हो गया। हालांकि यह दिन अंततः आ गया होगा। अर्जुन देव की मानसिक स्थिति के साथ वह एक पल के बाद ठीक हो गया। अर्जुन देव के हाव भाव शांति में लौट आए। उसने यह कहने में संकोच नहीं किया, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? जब तक बिग ब्रदर यिंग यह शब्द कहता है, मैं मदद के लिए स्वर्गीय तारों वाले महासागर के कई वरिष्ठों को आमंत्रित करने में सक्षम होऊंगा। जब वैदेही ने अर्जुन देव के हाव भाव को देखा तो वह द्रवित हो गई। वह मुस्कुराई और जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। अभी वह समय नहीं है। हालांकि अब हमारे पास संरचनाओं की रक्षा के लिए मार्शल सम्राट स्तर के विशेषज्ञों की भारी कमी है। मास्टर ने पहले ही स्पिरिट फॉक्स किंग से बात कर ली है और वर्तमान में कुनलुन क्षेत्र के मार्शल सम्राटों से मदद मांग रहा है। उसने मुझे यह देखने के लिए यहां लाया था कि क्या जूनियर ब्रदर आ सकता है और मदद कर सकता है। अर्जुन देव ने अपनी समझ का संकेत देने के लिए धीरे से आह भरी। अभी सबसे महत्वपूर्ण क्षण अभी तक नहीं आया था। वे पवित्र गुरु उनके अंतिम तुरुप के पत्ते थे। अभी तक उनका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम स्काई संप्रदाय में अब सामान्य मार्शल सम्राट स्तर के विशेषज्ञों की कमी थी। व्योमनाथ शायद अर्जुन देव से वहां हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय वास्तव में एक असाधारण खतरनाक अवधि में था। अन्यथा व्योमनाथ अर्जुन देव से मदद के लिए नहीं कहेंगे। कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा और कुछ लोगों को सूचित करूंगा, फिर आपके साथ आऊंगा। चूंकि व्योमनाथ ने बुलाया था, इसलिए अर्जुन देव स्वाभाविक रूप से अस्वीकार नहीं करेंगे। वह मुड़ा और मनीषा मिहिर और रेशमी को इस बारे में बताने के लिए रिफाइनिंग पवेलियन का सामना किया। रिफाइनिंग पवेलियन के अंदर दोनों महिलाओं के भाव काफी बदल गए और फिर उन्होंने एक ही समय में कहा, बिल्कुल नहीं। आप इस समय कैसे जा सकते हैं? आपका लूनर शैडो कृपाण क्लाउड मून कृपाण के साथ विलय का केवल आधा काम पूरा हुआ है। एक और 4 दिन रुको। जब वैदेही ने विवरण सुना तो उसने अपने चेहरे पर एक कोमल मुस्कान प्रकट की। जूनियर ब्रदर के दयालु इरादे ही काफी हैं। चूंकि लूनर शैडो कृपाण को विलय पूरा करने के लिए अभी भी 4 दिनों की आवश्यकता है, तो हम और 4 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। मैं सुप्रीम स्काई संप्रदाय में जूनियर ब्रदर का इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस जा सकता हूं। मेरे हाथ में कृपाण के बिना भी मुझे मार्शल सम्राटों के साथ समान रूप से लड़ने में सक्षम होने का विश्वास है। वैदेही को सांत्वना देने के लिए अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। चूंकि व्योमनाथ ने उनसे मदद मांगी, इसका मतलब था कि स्थिति काफी जरूरी थी। उसे जरूर जाना था। शायद 4 दिनों में कुछ भी बड़ा नहीं होगा। हालांकि अगर कुछ हुआ तो पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। अर्जुन देव को कोई पछतावा नहीं होना था। रिफाइनिंग पवेलियन में मनीषा मिहिर ने रेशमी से नजरों का आदान प्रदान किया। फिर उन दोनों ने असहाय होकर आह भरी। बड़े भाई अर्जुन देव, थोड़ी देर रुको। बड़ी बहन रेशमी और मैं जल्द ही बाहर आएंगे। जाने की जल्दी में मत बनो। अंदर से मनीषा मिहिर की आवाज निकली। क्या कोई आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है?
अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और वैदेही से कहा, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। वैदेही ने सिर हिलाया और जवाब दिया, जरूर, मैं जूनियर ब्रदर की बात सुनूंगा। इंतजार करते हुए दोनों बातें करते रहे। इस बीच वैदेही ने सुप्रीम स्काई संप्रदाय की वर्तमान स्थिति की एक सरल व्याख्या दी। थंडर और लाइटनिंग पैलेस के साथ काम करते समय सुप्रीम स्काई संप्रदाय मुश्किल से 3 पवित्र भूमि के हमलों का विरोध कर सका। सुप्रीम स्काई प्राइम के अलावा वे वर्ल्डली माउंटेन रिवर ग्रेट सन फॉर्मेशन पर निर्भर थे। यदि यह गठन टूट गया तो केवल सुप्रीम स्काई प्राइम पर भरोसा करने के लिए छोड़ दिया गया तो सुप्रीम स्काई संप्रदाय की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। वैदेही के शांत स्वर के बावजूद अर्जुन देव उस आसन्न विनाश को महसूस कर सकते थे जिसका सामना सर्वोच्च आकाश संप्रदाय ने किया था। इस भावना ने अर्जुन देव को और भी अधिक दृढ़ बना दिया। चाहे कुछ भी हो, उसे मदद करने की पूरी कोशिश करने की जरूरत थी। 1 घंटे के बाद रेशमी और मनीषा मिहिर ने रिफाइनिंग पवेलियन से बाहर निकलते हुए एक आयताकार कांस्य बॉक्स ले लिया। बज़ दोनों अर्जुन देव के पास उतरे और जल्दी से कांस्य बॉक्स को नीचे रख दिया। जमीन तुरंत तीव्रता से कांपने लगी, जिससे हर कोई डगमगा गया। वैदेही ने सदमे से कहा, इसमें क्या है? यह बहुत भारी है। मनीषा मिहिर ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जवाब देने से पहले अपनी सांस पकड़ी। वहां एक गठन है। इसमें 5000 टन फ्रॉस्ट फ्लेम होता है। इसे एक स्थानिक वलय में नहीं रखा जा सकता है। अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, क्या हो रहा है? रेशमी ने समझाया, चूंकि आप जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए हम केवल इस कच्चे तरीके के साथ आ सकते हैं। जब नया लूनर शैडो कृपाण इस सभी फ्रॉस्ट फ्लेम को अवशोषित करना समाप्त कर लेता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस क्रूड विधि के बारे में अच्छी बात यह है कि इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि बुरी बात यह है कि हम नहीं जानते कि यह कब खत्म होगा। इसमें 10 दिन या 1 महीना भी लग सकता है। यह लंबा है। मुझे लगा कि इसके लिए केवल 4 दिनों की आवश्यकता है। यह सुनकर वैदेही को अर्जुन देव के मामले में देरी करने के लिए दोषी महसूस हुआ। ठीक है। अर्जुन देव मुस्कुराए और एक हाथ से कांसे का डिब्बा उठाया। यह काफी भारी था, लेकिन उसका भौतिक शरीर उन विशेषज्ञों को टक्कर दे सकता था जो भौतिक शरीर को तड़का लगाते थे, इसलिए उन्हें इसे लेने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ तैयारी करने के बाद अर्जुन देव ने कांस्य बॉक्स को अपनी पीठ पर लटका दिया। कांस्य के बक्से से तुरंत एक गर्म सनसनी आई और कोमल आग की लपटों में बदल गई, जो उसके मेरिडियन के माध्यम से बहती थी। अर्जुन देव के पूरे शरीर को गर्म महसूस हुआ और उनकी आदिम ऊर्जा अपने आप बाहर निकल गई। इस कोमल लौ की सहायता से प्राइमरियल एनर्जी ने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन का एक प्रमुख चक्र तेजी से प्रसारित किया। खेती की गति सामान्य से 20% तेज थी। इसके अलावा यह बेहद स्थिर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह स्वचालित रूप से खेती कर रहा था। यह कांस्य बॉक्स सरल नहीं है। आप इसे महसूस करते हैं, है ना? यह कांस्य बॉक्स एक प्राचीन बिजली घर का तलवार का बक्सा है। तलवार अब नहीं है, लेकिन सिर्फ यह तलवार का बक्सा ही एक चोटी सम्राट ग्रेड गुप्त खजाना है। रेशमी ने अर्जुन देव के हाव भाव पर ध्यान देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में एक खजाना है। इस तरह जब मैं यात्रा कर रहा होता हूं, तब भी मैं खेती कर सकता हूं। रेशमी ने कहा, अगर आपको यह पसंद है तो मैं इसे आपको दे सकती हूं। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। इस तलवार के बक्से के कई अन्य उपयोग हैं, जो इतना भारी है कि आम लोग इसे लापरवाही से अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकते। यह न केवल उनकी मूवमेंट तकनीकों को धीमा कर देगा, बल्कि यह उन्हें आसानी से विचलित भी कर सकता है। लाभ और हानि थे, वास्तव में यही मामला था। ठीक है, फिर मैं पहली वरिष्ठ बहन के साथ निकलूंगा। नहीं। बड़ी बहन रेशमी और मैंने इस पर चर्चा की। इस बार हमें आपके साथ चलना चाहिए, मनीषा मिहिर ने अचानक एक दृढ़ स्वर के साथ कहा। अर्जुन देव रेशमी और मनीषा मिहिर को अपना मन बदलने के लिए राजी नहीं कर सके। अंत में वह उन दोनों को साथ ले आया, वैदेही के साथ परिवहन संरचना के माध्यम से सुप्रीम स्काई संप्रदाय में लौट आया। प्रकाश टिमटिमाता था,
और चारों एक ही समय में सुप्रीम स्काई संप्रदाय के परिवहन गठन में दिखाई दिए। अर्जुन देव सुप्रीम स्काई संप्रदाय के परिवहन गठन से परिचित थे। उन्होंने अतीत में कई बार इसका इस्तेमाल किया था और इसके परिवेश से भी परिचित थे। उसने चारों ओर देखा और हवा में तनाव महसूस कर सकता था। सभी ने गंभीर भाव दिखाए, अंतहीन रूप से भौहें चढ़ा दी। नमस्कार पहली बड़ी बहन। नमस्कार एज़्यो ड्रैगन किंग। परिवहन संरचना के चारों ओर सुप्रीम स्काई संप्रदाय के शिष्यों ने लोगों के समूह के प्रकट होने पर झुककर अभिवादन किया। वैदेही ने थोड़ा सिर हिलाया और गठन से बाहर चला गया। एक युवा शिष्य तुरंत आया और बोला, पहली वरिष्ठ बहन, संप्रदाय गुरु पहले से ही आपके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गया। आप पहले वापस ले सकते हैं। वैदेही के बढ़त लेने के साथ चारों हवा में उड़ गए और थोड़ी दूरी पर सुप्रीम स्काई सिटी की ओर उड़ गए। कुछ ही सांसों में चारों ने राजसी शहर को देखा जो संप्रदाय का मुख्यालय था। एक बार परिचित सुप्रीम स्काई सिटी में अब एक उजाड़ हवा थी जो इसे ढक रही थी। शहर के आम लोग पहले ही जा चुके थे, केवल सुप्रीम स्काई संप्रदाय के शिष्यों को छोड़ दिया गया था। जब समूह शहर के द्वार के पास पहुंचा तो अर्जुन देव, मनीषा मिहिर और रेशमी ने शहर की दीवारों से तेज आभा को महसूस किया जो उन पर बंद हो गई है। यह ऐसा था जैसे क्रूर जानवरों ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और तीनों पर ताला लगा दिया। अर्जुन देव घबराए नहीं, वह समझ गया कि ये असाधारण समय थे। शहर में गठन बहुत पहले सक्रिय हो गया होगा। गठन नोड्स की रखवाली करने वाले लोगों को यकीन नहीं था कि तीनों कौन थे और उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत थी। वे लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हुश। 2 आंकड़े आए, ध्वनि बूम द्वारा घोषित किए गए। उनमें से प्रत्येक के पास लाल रंग की रस्सी थी जो अपनी दाहिनी भुजाओं पर बंधी हुई थी, जिसमें लाल रंग की रस्सी के बीच में एक प्राचीन आर्मबैंड बंधा हुआ था। अर्जुन देव को बाईं ओर के व्यक्ति की कुछ याद थी, जो सुप्रीम स्काई संप्रदाय का एक अर्ध सम्राट बुजुर्ग था। हालांकि अर्जुन देव को उनका नाम नहीं पता था, उसने इस व्यक्ति को पहले केवल कुछ बार देखा था। अर्जुन देव को यकीन था कि दाहिनी ओर का व्यक्ति उसके लिए अजनबी है। वह व्यक्ति भी एक अर्ध सम्राट था और उसने बिजली की घनी आभा बिखेर दी। अर्जुन देव ने याद किया कि थंडर और लाइटनिंग पैलेस सुप्रीम स्काई संप्रदाय के पक्ष में शामिल हो गए थे। यदि वह गलत नहीं था तो यह थंडर और लाइटनिंग पैलेस का एक बुजुर्ग होना चाहिए। मिस शुई, कृपया मुझे अपना पहचान पदक दिखाएं और अपनी पहचान साबित करने के लिए अपना आर्मबैंड पहनें। वैदेही ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली लेकिन मना नहीं किया। उसने अपना पहचान पदक निकाला और अपना लाल रंग का आर्मबैंड पहन लिया। उसके बाद ही दोनों बूढ़ों ने अपने भावों को आराम दिया। उन्होंने अपना रूप बदलने के बाद मार्शल सम्राटों के घुसने के डर के कारण इतनी सावधानी दिखाई। यह मेरा छोटा भाई एज़्यो ड्रैगन किंग अर्जुन देव है। उनमें से 3 के पास अभी तक आर्मबैंड नहीं है, वैदेही ने समझाया। सुप्रीम स्काई संप्रदाय के बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव की हवा की नकल करना असंभव होगा। लिंगलिंग, यह पर्याप्त है कि आपने अपनी पहचान साबित की। यहाँ 3 आर्मबैंड हैं। उन्हें सौंप दो। वैदेही ने आर्मबैंड प्राप्त किया और उन्हें तीनों को दे दिया। ये लाल रस्सी वाले आर्मबैंड सरल दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें संप्रदाय मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया गया था। अन्य लोग इसकी नकल नहीं कर सकते। इस आर्मबैंड के साथ कोई भी अपनी इच्छानुसार सुप्रीम स्काई संप्रदाय की विभिन्न संरचनाओं में प्रवेश कर सकता है और छोड़ सकता है। एक बार जब इसे दूसरों द्वारा छीन लिया जाता है तो यह तुरंत केवल एक विचार के साथ प्रज्वलित हो जाएगा। अर्जुन देव, मनीषा मिहिर और रेशमी ने अपने अपने आर्मबैंड पर अपना खून टपकाया ताकि वे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर सकें। उन्होंने अपनी दाहिनी भुजाओं पर आर्मबैंड बांध लिया। शहर की दीवारों को पार करने के बाद चारों हवा में भीतरी शहर की ओर उड़ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सुरक्षा की कई परतों को पार किया और आंतरिक हॉल में पहुंचे। साधारण भीतरी हॉल में एक विशाल रेत की मेज थी। इस रेत की मेज ने पूरे सुप्रीम स्काई प्रांत की स्थिति को दिखाया। साधारण रेत की मेज के विपरीत उनके सामने यह रेत की मेज एक लघु सुप्रीम स्काई प्रांत थी। इसके अलावा बेहद रहस्यमय रूप से
सुप्रीम स्काई प्रांत के भीतर जो कुछ भी हुआ वह वहां परिलक्षित होगा। अर्जुन देव ने आंख तरेर कर दी। कुछ सेकंड के लिए घूरने के बाद रेत की मेज में मूल रूप से छोटे दृश्य अचानक बड़े हो गए, सीधे उसके दिमाग में प्रक्षेपित हो गए और उसे शहर के बाहर परिवहन संरचना को देखने की अनुमति दी। रेत की मेज के चारों ओर लगभग 10 लोग खड़े थे। सुप्रीम स्काई प्राइम व्योमनाथ के अलावा अर्जुन देव बाकी लोगों को नहीं जानते थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी मार्शल सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। ऐसा लग रहा था कि जो लोग इस आंतरिक हॉल में आ सकते हैं वे या तो मार्शल सम्राट थे या एक महत्वपूर्ण पहचान रखते थे। सुप्रीम स्काई प्राइम के बगल में एक बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक तेज चमक दी। उस पर सिर्फ एक नजर डालने पर अर्जुन देव को एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। इस व्यक्ति के अलावा कई अन्य मार्शल सम्राट मौजूद थे। इस स्थिति ने अर्जुन देव पर कुछ दबाव डाला। यहां तक कि अगर वह धार्मिक दुनिया का इस्तेमाल करता है तो वह उनके लिए एक विरोधी नहीं हो सकता है। अर्जुन देव के दल के आने के बाद उपस्थित सभी मार्शल सम्राटों ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। जब व्योमनाथ ने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। छोटे भाई अर्जुन देव, आप वास्तव में तेजी से आए। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आप केवल कल ही जल्दी कर पाएंगे। चूंकि बिग ब्रदर यिंग ने मदद मांगी, स्वाभाविक रूप से मैं जितनी जल्दी हो सके आ गया। जब कोई ऐसे कई प्रमुख पात्रों के सामने खड़ा होता है तो माहौल कुछ हद तक डरावना महसूस होता है। अर्जुन देव ने अपने हाव भाव शांत रखे। जैसे ही वह कांस्य तलवार का डिब्बा ले जा रहा था, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। इस तरह की कृपा ने उपस्थित कई मार्शल सम्राटों को खुद के लिए सिर हिलाया। अधिकांश नियमित जूनियर प्रमुख पात्रों के इस समूह को देखने के बाद बेहद घबरा जाएंगे, ठीक से बोलने में असमर्थ होंगे। मैं आपको यहाँ के दोस्तों से मिलवाता हूँ, व्योमनाथ ने कहा और अर्जुन देव के लिए परिचय देना शुरू कर दिया। सुप्रीम स्काई संप्रदाय और थंडर और लाइटनिंग पैलेस के मार्शल सम्राटों के अलावा बाकी ऐसे दोस्त थे जिनके साथ सुप्रीम स्काई संप्रदाय के घनिष्ठ संबंध थे और मदद के लिए बुलाते थे। जहां तक बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी की बात है जिसके लिए अर्जुन देव को कुछ डर महसूस हुआ, वह थंडर एंड लाइटनिंग पैलेस का वाइस पैलेस मास्टर था। थंडर सॉवरेन ने बहुत पहले थंडर और लाइटनिंग पैलेस की बागडोर सौंप दी थी। इस व्यक्ति को हितेश कहा जाता था, जो 8वां स्वर्ग मार्शल सम्राट था। अर्जुन देव को अभी पता चला कि यह वरुण त्यागी के पिता हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति कुछ परिचित लग रहा था। इसके बाद व्योमनाथ ने अर्जुन देव को मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। घोस्ट रेस, कॉर्प्स रेस और डिविटी रेस से सुदृढ़ीकरण आ गया था। सुप्रीम स्काई संप्रदाय अब पूरी तरह से रक्षात्मक स्थिति में था। सांसारिक पर्वतीय नदी ग्रेट सन फॉर्मेशन की 18 परतों में से बाहरी 9 परतें पहले ही टूट चुकी थीं। स्थिति गंभीर थी। हर परत के टूटने के साथ सुप्रीम स्काई संप्रदाय और भी अधिक खतरे में होगा। व्योमनाथ के पास बातचीत करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने कहा, छोटे भाई अर्जुन देव, मुझे डर है कि आपके पास आराम करने का समय नहीं है। हम शॉर्ट हैंडेड हैं। यदि यह आपके लिए सुविधाजनक है तो क्या आप जा सकते हैं और अब 9वीं परत के गठन का बचाव करने में मदद कर सकते हैं? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं बिग ब्रदर की व्यवस्था सुनूंगा। व्योमनाथ ने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। फिर उसने रेत की मेज पर एक जगह को घेरने के लिए अपनी उंगली का इस्तेमाल किया। रेत की मेज से एक दृश्य तुरंत उछल पड़ा जो सबके सामने आ गया। यह सुप्रीम स्काई प्रांत के भीतर एक झील थी जिसे मेपल लीफ लेक के नाम से जाना जाता था। यह संरचनाओं की 9वीं परत के कई नोड्स में से एक था और सबसे महत्वपूर्ण। मेरा कमांड टोकन ले लो और इस जगह का प्रभार ले लो। मैं मेपल लीफ लेक को आपके लिए छोड़ दूंगा, व्योमनाथ ने अर्जुन देव को कमांड टोकन सौंपते हुए गंभीर भाव से कहा। अर्जुन देव को सुप्रीम स्काई संप्रदाय में आने के बावजूद अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया था। हालांकि उन्होंने इस बात से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इस तथ्य पर अफसोस जताया कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय की स्थिति उनके विचार से भी बदतर थी। व्योमनाथ, यह मेपल लीफ झील संरचनाओं की 9वीं परत के लिए महत्वपूर्ण है। यह कुछ कोर नोड्स के बाद दूसरे स्थान पर है। एक बार जब यह टूट जाता है तो पूरी 9वीं परत ढह सकती है।
क्या हमें और अधिक सतर्क नहीं रहना चाहिए? अर्जुन देव की ताकत के बारे में चिंतित मार्शल सम्राटों में से एक ने पूछा। व्योमनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वास्तव में मुझे लगता है कि छोटे भाई अर्जुन देव को वहां रखने से उनका नुकसान होता है। मेरा मूल इरादा यह था कि वह दूसरे पक्ष के मार्शल सम्राटों से लड़ने में हमारे साथ शामिल हो। जैसे ही व्योमनाथ ने यह कहा, उसने उपस्थित सभी मार्शल सम्राटों को चौंका दिया। अभी सुप्रीम स्काई संप्रदाय के पास निपटने के लिए लड़ाइयों के दो सेट थे। पहला क्षेत्र के लिए लड़ाई थी, जो वर्डली माउंटेन रिवर ग्रेट सन फॉर्मेशन की रक्षा थी। दूसरा शिखर शक्तियों के बीच लड़ाई थी, जो पूर्व की तुलना में और भी अधिक तीव्र और क्रूर थी। व्योमनाथ चाहते थे कि अर्जुन देव बाद में शामिल हों। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन देव में ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राटों से लड़ने की ताकत थी? जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उन्होंने हंसते हुए कहा, बिग ब्रदर मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं मेपल लीफ लेक की रक्षा करने में सक्षम होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यहां सभी सीनियर निश्चिंत हो सकते हैं। इतना कहने के बाद अर्जुन देव को कमांड टोकन मिला और आंतरिक हॉल से बाहर निकलते हुए उन्होंने प्रणाम किया। अर्जुन देव को पता था कि मेपल लीफ लेक कहाँ है, इसलिए उन्हें किसी को भी आगे नहीं बढ़ाया गया। वह बस दोनों लड़कियों को अपने साथ ले आया और दौड़ा। रास्ते में समूह ने सुप्रीम स्काई प्रांत के विशाल क्षेत्र में कोई आम व्यक्ति नहीं देखा। क्योंकि पहले हलचल भरे शहर एक गठन नोड नहीं थे, कई पूरी तरह से खाली थे, बहुत ठंडे और उजाड़ लग रहे थे। जैसे ही समूह ने उड़ान भरी, अर्जुन देव ने धीमी आवाज में दोनों लड़कियों के साथ बातचीत की। उन्होंने सुप्रीम स्काई प्रांत के पिछले दृश्यों को याद किया, उनके दिल में आह भरते हुए। हूँ, सनसनाहट, होश। कभी कभी सुप्रीम स्काई संप्रदाय के शिष्य उड़ जाते थे। उन सभी के चेहरे पर जरूरी भाव थे, घबराए हुए लग रहे थे। हालांकि उन सभी ने एक आम दुश्मन के प्रति क्रोध दिखाया, जो लड़ने की भावना से भरा हुआ था। अचानक लोगों का एक समूह सामने से उड़ गया और अर्जुन देव की तिकड़ी से मिलने के लिए हुआ। जब उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा तो दोनों पक्ष दंग रह गए। दूसरे समूह का नेता लंबा और गठीला था, उसकी आंखें मजबूत लड़ाई की भावना से चमक रही थीं। उसके बगल वाले व्यक्ति के चेहरे की नाजुक विशेषताएं थीं। वह काली क्यूई के उसके ऊपर मंडरा रहने के बावजूद साधारण लग रहा था। एक त्वरित विचार के साथ अर्जुन देव ने पता लगाया कि ये दोनों कौन थे। गठीला सीटू गैंग था, जो युद्ध के क्षेत्रों में से एक की उत्कृष्ट प्रतिभा थी। दुर्भाग्य से वह नहीं उठा। जब वे पहली बार कुनलुन लोक में पहुंचे तो उन्होंने अर्जुन देव के लिए कुछ परेशानी पैदा कर दी थी। दाईं ओर एक यूशी जावेरी थी। जब अर्जुन देव पहली बार कुनलुन लोक में आए थे तब उनकी उनसे दोस्ती थी। हालांकि अर्जुन देव को बाद में पता चला कि दाओ के लिए यूशी जावेरी का दिल दृढ़ नहीं था, इसलिए उसने उससे सभी संबंध तोड़ दिए। दुनिया के मामले बहुत बदल गए। अप्रत्याशित रूप से वे आज फिर मिले। रमन को कड़वाहट महसूस हुई। जब अर्जुन देव पहली बार कुनलुन लोक में आए थे तब अर्जुन देव की साधना उनसे भी कम थी। अब उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। अर्जुन देव पहले से ही एक सच्चे प्रमुख पात्र थे, जिन्होंने ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित किया था और मार्शल सम्राटों से लड़ाई लड़ी थी। लंबे समय के बाद रमन और यूशी जावेरी ने एक साथ कहा, नमस्कार एज्यो ड्रैगन किंग। अर्जुन देव ने हाथ हिलाया और कहा, मुझे इस तरह नमस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे बड़े भाई अर्जुन देव के रूप में संबोधित करें। आपके रंग अच्छे नहीं लगते। क्या आप अभी अभी युद्ध के मैदान से लौटे हैं? रमन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हम अभी मेपल लीफ लेक से लौटे हैं। मैं अभी भी ठीक हूं, लेकिन जूनियर भाई जावेरी गंभीर रूप से घायल हैं। उसकी आंतरिक चोटें काफी गंभीर हैं। अर्जुन देव ने सोचा, यह बल्कि संयोग है। वह गया और कहा, मुझे देखने दो। अर्जुन देव ने यूशी जावेरी के शरीर पर उंगली रखी और तुरंत भौहें चढ़ा दी। घनी मौत क्यूई उसके मेरिडियन में बह रही थी। उनके सभी आंतरिक अंगों को काफी नुकसान पहुंचा था। इलाज में किसी भी तरह की देरी से उसकी चोटें बढ़ जाएंगी। अर्जुन देव ने तुरंत निर्णय लिया।
उसने अपनी आदिम ऊर्जा को चलाया और इस डेथ क्यूई को बाहर निकाल दिया जैसे कि मृत शाखाओं को साफ कर रहा हो। पुसी। यूशी जावेरी ने एक और काले खून की उल्टी की। फिर उसके रंग में तुरंत स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। उसने जल्दी से कहा, बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। रेशमी ने आगे बढ़कर यूशी जावेरी को औषधीय गोलियों की एक बोतल दी। यह सन एसेंस पिल है। यह काश्तकारों को डेथ क्यूई क्षति से उबरने में मदद करने में बहुत प्रभावी है। सन एसेंस पिल चंद्रमहल की एक ऋषि ग्रेड औषधीय गोली है। इस एहसास ने यूशी जावेरी को चौंका दिया। जब उसने अपना सिर उठाया और रेशमी की परी जैसी उपस्थिति देखी तो वह चौंक गया। आप चंद्रमहल की पवित्र बेटी हैं? रेशमी ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, रेशमी अब पवित्र बेटी नहीं है। अब मैं ड्रैगन गेट का सिर्फ एक महत्वहीन अतिथि हूं। अर्जुन देव मेपल लीफ लेक की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित थे। उसने रमन से पूछा, जूनियर भाई सीटू, क्या तुमने अभी कहा कि मेपल लीफ लेक पर हमला हो रहा है? स्थिति क्या है? क्या आप मुझे और बता सकते हैं? रमन को आश्चर्य हुआ कि अर्जुन देव यह क्यों पूछ रहे हैं। हालांकि उन्होंने फिर भी ईमानदारी से उत्तर दिया, मेपल लीफ लेक के नोड पर देवता दाओ यूनियन द्वारा चुपके से हमला किया गया था। उन्होंने अचानक 2 कॉर्पस रेस मार्शल सम्राटों और कई अन्य कॉर्प्स रेस विशेषज्ञों को भेजा। उन्होंने कहा, अभी लड़ाई गतिरोध में है। बड़े ने कहा कि इनर हॉल ने पहले ही एक नए विशेषज्ञ को जाने और व्यक्तिगत रूप से नियंत्रण लेने के लिए भेजा है। फिर उसने हम घायल शिष्यों को अस्थायी रूप से वापस जाने दिया। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। अलविदा कहने के बाद वह दोनों लड़कियों के साथ मेपल लीफ लेक की ओर दौड़ा। जैसे ही यूशी जावेरी और रमन ने अपनी पीठ पर कांस्य तलवार के बक्से के साथ अर्जुन देव की प्रस्थान करने वाली आकृति को देखा, वे ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखाने में मदद नहीं कर सके। एक समय की बात है, अर्जुन देव उनके समान शुरुआती लाइन पर थे। यह विशेष रूप से यूशी जावेरी के लिए ऐसा था। उस समय अर्जुन देव के साथ उनके अच्छे संबंध थे। अब की बातों को देखें तो लूनर पैलेस की पवित्र बेटी भी अर्जुन देव की करीबी महिला मित्र बन गई थी। हालांकि उस समय वह इस बात पर झिझक रहे थे कि उन्हें अर्जुन देव को दोस्त कहना चाहिए या नहीं। 1 घंटे बाद अर्जुन देव की नज़र में मेपल लीफ लेक दिखाई दी। यह एक विशाल झील थी। लाल मेपल के पेड़ों ने झील के चारों ओर पहाड़ों को ढक दिया। जब हवा चलती थी तो उग्रलाल मेपल के पत्ते बारिश की तरह धीरे धीरे नीचे बहते थे। इस तरह मेपल लीफ लेक को इसका नाम मिला। अतीत में यह सुप्रीम स्काई प्रांत का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल था। अब झील की शांति को लाश दौड़ के लिए अद्वितीय राक्षसी लाशों को नियंत्रित करने वाले लाश दौड़ के काश्तकारों के एक समूह द्वारा तोड़ दिया गया था, जो समूहों में झील के बीच में छोटे से द्वीप पर हमला कर रहा था। वे इस नोड को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते थे। इन लाश दौड़ के साधकों में से 2 ने अर्जुन देव का ध्यान खींचा। ये दोनों लोग हवा में तैरते ताबूतों पर पालथी मारकर बैठे थे, नीचे की स्थिति को ठंड से देख रहे थे। इन 2 कॉर्प्स रेस काश्तकारों में से प्रत्येक के पास अपनी दाहिनी भुजाओं के चारों ओर एक सुनहरा आर्मबैंड बंधा हुआ था, जो सुप्रीम स्काई संप्रदाय के लाल रंग के आर्मबैंड के बिल्कुल विपरीत था। कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राटों को देखने वाले इन 2 लोगों ने अभी तक कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि मेपल लीफ लेक के प्रभारी व्यक्ति ने अभी भी रिजर्व में गठन की ऊर्जा रखी थी। 2 कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राटों ने चारों ओर देखा और अर्जुन देव, मनीषा मिहिर और चंचल को पाया, जो भाग रहे थे। क्या वे सुदृढ़ीकरण हैं जो सुप्रीम स्काई संप्रदाय ने भेजे थे? एक भी मार्शल सम्राट नहीं है। यह सोचने के लिए कि सुप्रीम स्काई संप्रदाय हमें इतना नीची दृष्टि से देखता है। बूढ़े शर्मा, मैं इन तीनों को तुम पर छोड़ दूंगा। मैं नीचे नजर रखूंगा, देखें कि क्या इस नोड को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का कोई मौका है। हुश! एक भांग से लबादा पहने बूढ़ा आदमी अपने पूरे शरीर से भारी मौत क्यूई को बाहर निकाल रहा था, पागलों से हंसा और जल्दी से उस ताबूत पर उड़ गया जिस पर वह बैठा था। कुछ ही सांसों में यह बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन देव के सामने आ गया। आप सिर्फ एक महत्वहीन अर्धसम्राट हैं और आप आने और सुदृढ़ीकरण के रूप में सेवा करने की हिम्मत करते हैं? मर जाओ! भांग ओढ़े बूढ़ा अर्जुन देव पर कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
उसने कुछ और कहने या अपने नीचे ताबूत में राक्षसी लाश को बाहर निकालने की भी जहमत नहीं उठाई। वह छलांग लगा और हथेली पर प्रहार करते हुए अर्जुन देव की ओर उड़ गया। एक रहस्यमय घटना तुरंत बन गई। लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से निकलने वाली एक मुरझाई हुई हड्डी की हथेली बहुत डरावनी लग रही थी। अर्जुन देव के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। यह सिर्फ एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट था, और फिर भी इस व्यक्ति ने उसके सामने इतने अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत की। यह व्यक्ति वास्तव में जीने से थक गया था। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी पीठ पर कांस्य तलवार का बक्सा उठाया, वह एक कदम भी नहीं हिला। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ उसने 1000 साल की लौ को बाहर निकाल दिया। 1000 कप के बाद नशे में नहीं, बुलंद आकांक्षाएं और गर्म खून सभी इस चंद्रमा में निहित है। यह चमकीला चांद उग्र था। जैसे ही अर्जुन देव ने यह हथेली का प्रहार किया, चमकीला चंद्रमा आकाश से उतरा, सीधे लाशों के उस पहाड़ और खून के समुद्र से टकरा गया। भयावह रहस्यमय घटना तुरंत बिखर गई। वह भांग से लबादा बूढ़ा हमले से फट गया और घावों से ढक गया। वह एक दुखी स्थिति में वापस उड़ गया और ताबूत पर उतरा। आदिम ऊर्जा। आप आदिम ऊर्जा के साथ एक अर्ध सम्राट हैं। आप अर्जुन देव हैं। नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव। ताबूत के ढक्कन पर भांग से लबादे बूढ़े व्यक्ति ने डरावनी अभिव्यक्ति प्रकट की, सभी लड़ाई की भावना खो दी। वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। उसी समय भांग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने दूसरे कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट को एक आवाज प्रक्षेपण भेजा। जल्दी से चले जाओ, जल्दी। नीला ड्रैगन किंग अर्जुन देव यहां है। हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। जल्दी से भागो। अर्जुन देव स्वर्गीय तारों वाले महासागर में एक 5वें स्वर्ग के ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट को मारने में भी कामयाब रहे थे, एक उपलब्धि जिसने मार्शल सम्राटों के घेरे में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। हालांकि मार्शल सम्राटों को पता था कि अर्जुन देव निश्चित रूप से किसी गुप्त खजाने या गुप्त कला का उपयोग करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं या नहीं। ये दो कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट सैन्य योग्यता हासिल करने का नेतृत्व करने के लिए चुपके हमलों के इस दौर का उपयोग करना चाहते थे। वे यहां व्यर्थ में मरने को तैयार नहीं थे। यह वही है। दूसरा कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट चौंक गया। वह नीचे लाश दौड़ के काश्तकारों पर चिल्लाया, तितर बितर हो जाओ। झील के बीच में छोटे से द्वीप के आसपास के कॉर्प्स रेस के किसान समझ नहीं सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से लाभ उठाया और इस मेपल लीफ झील पर चुपके से हमला करने के लिए दो मार्शल सम्राटों के साथ आए। वे अब क्यों बिखर रहे थे? हालांकि उनके वरिष्ठों ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था, इसलिए उन्हें तितर बितर होना पड़ा। तुरंत वे घटते ज्वार की तरह दूरी में चले गए। मेपल लीफ लेक पर शिष्य भी चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। कॉर्प्स रेस के किसान अचानक हड़बड़ी में क्यों पीछे हट गए? यहां तक कि दो कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट भी घबराहट में भाग रहे थे। स्पष्ट रूप से कोई तीसरा मार्शल सम्राट नहीं था। इसका मतलब यह था कि उनके सुदृढ़ीकरण में कोई मार्शल सम्राट नहीं था। हालांकि दुश्मन क्यों बिखर गया? अर्जुन देव ने अपने बगल में मौजूद दो लड़कियों से कहा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं और जल्द ही वापस आऊंगा। फिर अपनी पीठ पर कांस्य तलवार का बक्सा ले जाते हुए उसने फिश ड्रैगन आर्ट को अंजाम दिया और पीछा किया। अगर अर्जुन देव ने अपनी आंखों के सामने दो फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राटों को भागने दिया, तो वह खुद को माफ नहीं कर पाते। हालांकि कांस्य तलवार के बक्से ने अर्जुन देव की गति को कुछ हद तक धीमा कर दिया, लेकिन उनकी फिश ड्रैगन कला ने पहले से ही उन्हें वायु प्रतिरोध द्वारा लगाई गई सीमा को तोड़ने की अनुमति दे दी। बाद में रवाना होने के बावजूद अर्जुन देव ने कुछ ही सांसों में दो भागने वाले कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राटों को पकड़ लिया, जिससे उनके बीच की दूरी केवल 10 किलोमीटर तक कम हो गई। वह इतनी जल्दी कैसे है? दो कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट चौंक गए। अपनी घबराहट में उन्होंने खुद को मजबूत किया और तेजी से आगे बढ़ने के लिए अंतरिक्ष को फाड़ने और शून्य में यात्रा करने का जोखिम उठाया। अंतरिक्ष की स्थिति को समझे बिना शून्य में यात्रा करना बेहद खतरनाक था। उस जगह पर जगह और समय लगातार बहता रहता था। यदि कोई सावधान नहीं था, तो कोई इन धाराओं में भाग सकता है और या तो अनगिनत टुकड़ों में काट दिया जा सकता है या अंतरिक्ष में प्रवाह में हमेशा के लिए खो सकता है।
इसलिए भले ही मार्शल सम्राट अंतरिक्ष को फाड़ सकते थे, लेकिन भागते समय कुछ लोग ऐसा करेंगे। उन्हें डर था कि वे अपने हड़बड़ाहट में लापरवाह हो सकते हैं और अंतरिक्ष समय प्रवाह में बह सकते हैं। मार्शल सम्राट शांत होने पर शून्य के माध्यम से यात्रा करना पसंद करते थे। बेशक यह केवल कुनलुन क्षेत्र की भूमि पर लागू होता था जहां स्थान अधिक स्थिर था। वे असीम तारों वाले स्वर्ग में लापरवाही से अंतरिक्ष को फाड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही उनके पास पर्याप्त समय हो और वे शांत हों। उन्हें डर था कि वे लापरवाह होंगे और एक तारों वाला स्वर्ग तूफान शुरू कर देंगे, जिसके परिणामस्वरूप वे बिना लाश के मर जाएंगे। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वह घबराए नहीं। भले ही दोनों शून्य में प्रवेश कर जाएं, फिर भी उनकी गति अल्पावधि में उसकी बराबरी नहीं कर सकी। जब तक वह काफी तेजी से हमला करता, वह दोनों को बाहर निकाल सकता था। हुश! अर्जुन देव की आकृति 2 बार हवा में टिमटिमाती थी। हर बार जब वह रुका, तो उसने शून्य पर आदिम ऊर्जा युक्त एक हथेली का प्रहार भेजा, जिससे अंतरिक्ष हिल गया और वह कांपने लगा। प्रत्येक हथेली के प्रहार के साथ अर्जुन देव ने एक कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट को शून्य से बाहर निकाल दिया। जब 2 हथेली के प्रहार किए गए, तो अर्जुन देव 2 कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राटों के रास्ते में खड़े हो गए, जिससे उन्हें भागने से रोका जा सके। ताबूतों पर मौजूद 2 कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राटों ने बेहद उदास भाव दिखाए। भांग के कपड़े पहने बूढ़े ने कहा, एज़्यो ड्रैगन किंग, यह आपको कैसे प्रसन्न करता है? एक दोस्त की खातिर हम पर इस बिंदु पर दबाव डालने की आवश्यकता क्यों है? अगर तुम हमें मार भी दोगे तो भी तुम्हें कष्ट ही होगा। यदि आप हमें जाने देते हैं, तो हम दोनों आपको 50,000 एसेंस स्टोन देने को तैयार हैं। मार्शल सम्राटों के पास आदिम ऊर्जा की खेती करने के लिए सीमित समय था। अधिकांश समय वे अभी भी अपने स्वर्गीय नियमों और कानून ऊर्जा की खेती करते थे। एसेंस स्टोन्स मार्शल सम्राटों के बीच आम मुद्रा थी। 50,000 एसेंस स्टोन्स पहले से ही एक बहुत बड़ी राशि थी। ये 2 कॉर्प्स रेस मार्शल सम्राट बल्कि ईमानदार थे। हालांकि अर्जुन देव इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसने उदासीनता से कहा, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। हालांकि आपको सुप्रीम स्काई प्रांत छोड़ने और 10 साल तक वापस नहीं लौटने की शपथ लेनी होगी।